हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। सबसे पहले बहुत बहुत माफ़ी मैं आपसे मांगना चाहूँगा, क्योंकि पिछले एक महीने से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली। उसके बहुत सारे रीजंस थे। एक तो मैं घर चला गया था अपने, वहाँ पे मेरे पास कोई भी वाइट बोर्ड और कुछ भी नहीं था। ठीक है, मैं चाहता तो वीडियो डाल सकता था, लेकिन मैं से बवाल टलाई करके या ऐसे है वहीं वीडियो नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा पेशेंस रखा। ठीक है, उस दौरान बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के मुझे मैसेज आए, कमेंट आए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग मेरे चैनल से या हमारे चैनल से इतना अटैच हैं, आप इतना मुझसे सीख रहे हैं। तो खैर उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आज से हम कोशिश करेंगे कि रेगुलरली जो है वीडियो अपलोड हो हमारे चैनल पे। ठीक है, तो आज के टॉपिक की हम बात करते हैं। बीच में एक टॉपिक जो है आपका स्किप हो गया था, उस टॉपिक को वो भी एक सब्सक्राइबर ने जो है हमें याद दिलाया था। ठीक है, तो उस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। ठीक है, प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स। ठीक है, क्या होते हैं प्रोटीन, क्या होते हैं अमीनो एसिड्स, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जो प्रोटीन्स होते हैं, आपने बहुत लोगों ने सुना होगा प्रोटीन क्या होते हैं। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रोटीन मतलब जो हम बॉडी बिल्डिंग, आपने सुना बॉडी बिल्डर्स के उसमें देखा होगा आपने कि भाई प्रोटीन खाओ, प्रोटीन से क्या बनती है, मसल्स बनती हैं। अब देखिए, ठीक है, तो उसके लिए जो क्या करते हैं लोग, जो है काफ़ी मात्रा में प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। अब प्रोटीन से ऐसा क्या होता है कि जो है मसल्स उसमें बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब चूंकि मैंने पंखा वगैरह बंद किया हुआ है, तो टाइम टाइम पे जो है मैं अपना मुंह ऐसे पोछूंगा, तो आपको थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है और मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि अपने लिए जो है एसी लगा सकूं। ठीक है, खैर बात करते हैं बेसिकली प्रोटीन की। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रोटीन आर द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन लाइफ। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा प्रोटीन, कंपोज्ड ऑफ 20 अमीनो एसिड। ठीक है, हमारे यहाँ मोर देन 300 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अगर हम ओवरऑल उसकी बात करें, लेकिन उसमें से जो है 20 अमीनो एसिड्स जो है हमारे 20 अमीनो एसिड से मिलके जो है आपका प्रोटीन बनता है। अच्छा, नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में क्या है बेसिकली, बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारी साइकिल्स हैं। अगर आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है, अब एक एक साइकिल को मैं समझाऊंगा सबको, लेकिन उसको पूरी तरीके से इसमें ड्रॉ करना और एक्सप्लेन करना ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, फ्रेंकली स्पीकिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो मेन उसका कॉन्सेप्ट है उसको मैं आपको बताऊंगा, और बाकी आपको मेरे नोट्स में नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिल जाएंगे। उसमें आप सारा कुछ मैंने समअप करके उसमें ईच एंड एवरी पॉइंट को डिस्क्राइब किया हुआ है, लिखा हुआ है, वो मैं आपको प्रॉपरली दे दूंगा उसमें। ठीक है, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, उससे आपको कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है, प्रोटीन में तो 4 तरह से होता है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम सब आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम बेसिक पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा, रिवाइज करता हूं अगेन, अभी तक हमने पढ़ा प्रोटीन्स क्या होते हैं, 20 अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डेराइव्ड, 3 तरह से होते हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करें, यहां पर हम फंक्शंस की बात करें, अगर हम फंक्शंस की बात करें प्रोटीन के, तो 2 इसकी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके। पहला है स्ट्रक्चरल फंक्शन और दूसरा है आपका डायनेमिक फंक्शन। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शन और दूसरा है डायनेमिक फंक्शन। अगर हम स्ट्रक्चरल फंक्शन की बात करें, अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलूंगा। प्राइमरीली ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। आपको पता है भाई, प्रोटीन आपने सुना होगा, प्रोटीन पाउडर आते हैं। ठीक है, क्यों लेते हैं हम, ताकि हमारी बॉडी को एक शेप मिल सके, स्ट्रेंथ, ताकत, जिसे हम हिंदी में बोले ताकत। ठीक है, उसके लिए जो है हमारे प्रोटीन काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, किसकी स्ट्रेंथ के लिए, हमारे मसल्स की, मतलब बॉडी को जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और एक शेप देना, उसके लिए जो है आपका
स्ट्रक्चर, इसलिए इसका नाम हमने स्ट्रक्चरल रखा है। स्ट्रक्चरल मतलब जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिनका नाम है आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं डायनेमिक प्रोटीन के बारे में। डायनेमिक प्रोटीन क्या होती है? एक्टिंग एज एंजाइम्स, हार्मोन्स, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, और आपका इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। मतलब डायनेमिक मतलब और स्ट्रक्चर के अलावा और क्या क्या ये एक्ट करता है। ठीक है, एज एन एंजाइम, ठीक है, एंजाइम भी क्या है? हमारे प्रोटीन होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं आईजीजीज, ठीक है, जैसे 5 तरह से होते हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, ठीक है, ऐसे करके 5 हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, ये इम्यूनोलॉजी कभी हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपका हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोन्स। ठीक है, इनमें भी आपकी जो प्रोटीन है वो यूज होते हैं, वर्क करते हैं। मतलब एंजाइम भी क्या है? एक प्रोटीन है। हार्मोन भी क्या है? एक तरह का प्रोटीन है। आईजीजीज क्या है? अच्छा, अब हैविंग सेड दैट, ये हम सिर्फ जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट टच कर रहे हैं। अगर आप अपने सिलेबस को देखोगे तो आपकी 5 यूनिट है। अभी हम यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में क्या कर रखा है? आपका न्यूक्लिक एसिड है, आपका कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, इनको टच किया हुआ है। इनको डिटेल्स में भी हम पढ़ेंगे, आगे आने वाले टॉपिक्स में हम इनको डिटेल से टच करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? इसको सिर्फ जो है ओवरव्यू पढ़ रहे हैं इनका। ठीक है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ। क्यों नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं? ओवरव्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, हम ये तो प्रोटीन के बारे में हमने थोड़ा बहुत देख लिया। अब हम मेन पढ़ते हैं अमीनो एसिड्स। ठीक है, क्योंकि अमीनो एसिड्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? मैंने बायोमोलिक्यूलर वाले चैप्टर में आपको बताया था, जो हमने पहली क्लास ली थी, पहला लेक्चर लिया था हमने बायोकेमिस्ट्री का। उसमें मैंने अच्छे से डिटेलिंग दी थी आपकी इस टॉपिक में आपको। अभी हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड के बारे में। ठीक है, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? 300 अमाइनो एसिड से मिलके जो है आपका ये प्रोटीन बनता है। अब उससे पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई ये अमाइनो एसिड होते क्या है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 फंक्शनल ग्रुप, अमीनो और कार्बोक्सिलिक। ठीक है, अमीनो ग्रुप रहता है इसमें, अमाइनो एसिड है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो 2 ग्रुप इसमें आपका प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अच्छा, अमीनो ग्रुप कौन सा होता है? अब ध्यान से समझिएगा, NH2 का NH2 अमीनो ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है आपका COOH। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं पर अगर ऐसे लिखा है तो भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, एक ही बात है। कहीं पर ऐसे भी लिखा हो सकता है तो भी कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ये तीनों चीज सेम ही है। ठीक है, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप। जिस स्ट्रक्चर में, ध्यान से समझिएगा, जिस स्ट्रक्चर में ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट हैं वो अमाइनो एसिड होगा। अब देखिए मैंने क्या बोला। ठीक है, अब इसमें अब क्या होता है इसमें जनरल, अगर हम जनरल फॉर्मूला, जनरल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ठीक है, अमाइनो एसिड के हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जनरल स्ट्रक्चर, ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जनरल स्ट्रक्चर में RCOOH, H, ठीक है, और NH2। अब देखिए, अब इसमें 2 चीजें, अब ध्यान से समझिएगा। अगर हम या तो हम ऐसे पढ़ सकते हैं या हम इसको आयन फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। अगर हम इसको आयन फॉर्म में पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? अगर हम आयन फॉर्म की बात करें, RCH NH3 पॉजिटिव COO नेगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, इसको हम अल्फा कार्बन भी कहते हैं। अब क्यों अल्फा कार्बन क्या होता है? अब मान लो अगर इसके यहाँ पर भी कोई R मतलब अल्काइल ग्रुप की अगर बात करें, अगर यहाँ पर भी मान लो CH2 लगा है, यहाँ पर भी कुछ लगा है, तो ये बीटा हो जाएगा, ये गामा हो जाएगा, ऐसे करके बढ़ता रहता है। ठीक है, उसको हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ अल्फा ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं। अल्फा ग्रुप क्या होता है? ध्यान से समझिएगा, ये कंसेप्ट है। ठीक है, कंसेप्ट को मैं मिस नहीं करूंगा, कंसेप्ट को हम हर कंसेप्ट को जो हम टच करेंगे बारीकी के साथ।
अल्फा ग्रुप, अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जो डायरेक्टली किसी भी फंक्शनल ग्रुप से अटैच पहला कार्बन जो होता है वो अल्फा कार्बन होता है। जैसे यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है COOH है, उसमें से जो उसका जो अटैच पहला कार्बन है वो इटसेल्फ कार्बन नहीं, जैसे COOH में क्या है, कार्बन इसमें भी इन्वॉल्व है, लेकिन ये कलेक्टिवली क्या है, पूरा फंक्शनल ग्रुप है। इसके साथ जो कार्बन प्रेजेंट होगा ये वाला, ये होगा अल्फा कार्बन। वैसे ये भी है, ये पूरा ग्रुप है, इसके साथ ये कार्बन प्रेजेंट है, ये क्या हो जाएगा, अल्फा ग्रुप हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मतलब ये इसी अमीनो एसिड में ही नहीं होता है अल्फा ग्रुप, हर किसी में होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका ये जो स्ट्रक्चर होता है जनरल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या है, बेसिक मॉइटी जिसे कहते हैं एक अमीनो एसिड की, वो ये मॉइटी है। ठीक है, अब इसमें डी अमीनो एसिड होते हैं और एल अमीनो एसिड्स होते हैं। कैसे पता लगाएंगे आपका डी अमीनो एसिड कौन से हैं, एल अमीनो एसिड कौन से हैं, बहुत ही ईजी है। अच्छा, मैं दोबारा से स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। जिसमें जिस भी कार्बन में जो अमीनो ग्रुप है वो डी साइड है, मतलब राइट साइड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल COOH और NH2, ठीक है, और NH2 CH COOH और R। इसमें जो अमीनो ग्रुप है ये कौन सा है, डी, राइट साइड है, तो ये हो जाएगा डी अमीनो एसिड। और ये कौन सा लेफ्ट साइड है, तो ये एल अमीनो एसिड। ये भी कभी कभी शॉर्ट में एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, वैसे नहीं आता है लेकिन पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं टच करते हुए बढ़ रहा हूँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे, आप ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब कि ये जो अमीनो एसिड है ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। ठीक है, ऑप्टिकल नेचर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, हमको पता है कि अगर कोई भी कार्बन अपने चारों तरफ डिफरेंट एलिमेंट से अटैच होता है तो वो क्या होता है, एसिमेट्रिक होता है। ठीक है, और वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये हमने पहले टच किया है। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, कार्बन के साथ जो है चारों डिफरेंट कंपाउंड है, ये हाइड्रोजन है, ये एल्काइल है, ये कार्बोक्सिलिक है और अमाइनो है। ठीक है, चारों अलग अलग कंपाउंड है, तो इसका मतलब क्या है, ये कार्बन क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो ये कार्बन क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। क्यों, क्योंकि ग्लाइसिन में क्या होता है, यहां पर भी H होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं ग्लाइसिन में। ठीक है, ग्लाइसिन में क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं। 2 हाइड्रोजन होते हैं कहने का क्या मतलब है, अब ये सिमेट्री शो नहीं करेगा, अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 सेम कंपाउंड आ गए। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना पड़ता है, चारों अलग अलग कंपाउंड होने चाहिए, जैसा इसमें है। अब इसमें अगर यहाँ पर भी मैं R लगा दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर भी मैं H लगा दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 सेम कंपाउंड यहाँ पर प्रेजेंट हो गए। तो ऐसी कहीं पर भी सिचुएशन है आपकी, तो वहां पर क्या होगा, आपका ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड आपका ग्लाइसिन हो जाएगा। और जो ग्लाइसिन है आपका वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, तो एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ये 100 बातों की एक बात मैंने यहाँ पर बोल दी। ठीक है, अच्छा, क्लासिफिकेशन की अब हम बात करते हैं इसमें। ठीक है, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, थोड़ा बड़ा इसका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अमाइनो एसिड की अभी हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। खैर, क्या कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, पूरा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है, बेस्ड ऑन पोलैरिटी। ठीक है, अब मैं बार बार बेस्ड ऑन नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना। ठीक है, हाँ, न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन।
ठीक है। चौथा है आपका बेस्ड ऑन देयर मेटाबॉलिक फेट। हाँ, ठीक है। ये 4 तरह से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो 5-6 टाइप तो इसके सब टाइप स्ट्रक्चर के हो जाएंगे, कुछ टाइप इसके पोलैरिटी के हो जाएंगे, क्लासिफिकेशन के हो जाएंगे, मेटाबॉलिक फेट के हो जाएंगे, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 टच करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर को, ठीक है। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, यहाँ पर सिंपल आपको पता लग रहा है कि स्ट्रक्चर के हिसाब से भाई कैसा क्या सिचुएशन रहती है, ठीक है। जैसे अगर आप नोट्स में देखोगे तो आपको नोट्स में उसमें क्लियरली पता लग जाएगा। जैसे पहला है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में विद एलिफेटिक साइड चेन। अगर उनकी साइड चेन में कोई एलिफेटिक ग्रुप है, जैसे ये किसका स्ट्रक्चर है, ग्लाइसिन का, जैसे हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर H, अब मान लो यहाँ पर कोई कंपाउंड, यहाँ पर CH3 लिखा हुआ है, COOH है, और यहाँ पर NH3 है। कोई ऐसा कंपाउंड है, कोई कंपाउंड है यहाँ पर क्या है, CH3 दो चेन आ गई हैं, CH, CH, NH3 COOH, ठीक है। मतलब इस एलोफेटिक जो साइड चेन है उसके हिसाब से जब हम क्लासिफाई करेंगे इसको, जैसे ये स्ट्रक्चर एलानिन का है, ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वेलिन का स्ट्रक्चर है, तो वो आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा आपका बेस्ड ऑन द एलिफेटिक साइड चेन, ठीक है। अब मैं टोटल इसमें नहीं बता रहा हूं कि क्या है कितने हैं, बहुत सारे दिए हुए नोट्स में सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे दूसरा है विथ कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप, ठीक है। अब जहां जो है OH ग्रुप प्रेजेंट होगा आपका, ठीक है, उसमें होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर है CH2CH COO नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव, ये यहां पर क्या है, आयन फॉर्म में है, ठीक है। सेरीन का स्ट्रक्चर है ये। अब यहां पर मैंने मान लो OH ग्रुप भी लगा दिया आपका, ये सेरीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया। टायरोसिन का स्ट्रक्चर देख लें, OH और इसमें बेंजीन प्रेजेंट होती है आपकी, ठीक है। बाकी कंपाउंड सेम है आपका, CH2 CH COOH, या तो CH3 नेगेटिव कर दो, NH3 पॉजिटिव कर दो, या तो ये कर दो या COOH NH2 कर दो, एक ही बात है, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। हम आयन फॉर्म में दिखा रहे हैं तो हम आयन फॉर्म में ही इसको लिखेंगे आपका, ठीक है। ये टायरोसिन है आपका। अब OH के हिसाब से हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया, तो बेस्ड ऑन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ये हो गया आपका नोट्स। अगर आप देखोगे ना एक एक बार आपको क्लियर हो जाएगा। मैं ईच एंड एवरी पॉइंट को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है और उसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए बस, ठीक है। अगला है सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। अब सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे सिस्टीन है आपका, CH2SH, ठीक है, CH COO नेगेटिव NH3 पॉजिटिव, ये कंपाउंड है। जैसे इसमें क्या है, सल्फर प्रेजेंट है। अब ऐसे ही कोई एक कंपाउंड और होगा जिसमें सल्फर प्रेजेंट होगा, जैसे CH2 मान लो SS, ठीक है, CH2, मुझे याद नहीं है, मैं देख के लिख रहा हूँ, ऐसा मत सोचो कि मैंने सारा याद किया हुआ है, ठीक है। COO नेगेटिव, ठीक है, और NH3, और ये आपका NH3 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, सल्फर प्रेजेंट है, तो सल्फर कंटेनिंग ग्रुप, ये भी एक क्लासिफिकेशन हो गया। अब ये सब कुछ किसमें आ रहा है, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, ठीक है। जितने भी हम स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ क्या आ जाएगा आपका स्ट्रक्चरल कंपाउंड में आ जाएगा। उसके बाद चौथा टाइप है एसिडिक अमीनो एसिड एंड देयर एमाइड्स, ठीक है, एसिटिक अमीनो एसिड्स, ठीक है, एसिटिक अमीनो एसिड्स। अब यहाँ पर ध्यान रखना एसिटिक अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। देख, जैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, ठीक है, COO नेगेटिव, ठीक है, CH2CH COO नेगेटिव और NH
3 पॉजिटिव। ये कोई स्ट्रक्चर है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड है, ठीक, कोई भी कंपाउंड मान लो, ठीक है। अब ये क्या है, एसिडिक अमीनो एसिड है। अब एसिडिक अमीनो एसिड क्यों बोला हमने इसे, क्योंकि इसमें जो एसिडिक एसिड है, मतलब एसिटिक एसिड है, मतलब एसिड जो इसमें है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, एसिडिक अमीनो एसिड। अच्छा, दूसरे उसमें हम पढ़ेंगे जैसे बेसिक अमीनो एसिड, या दूसरे में हाँ बेसिक अमीनो एसिड पढ़ेंगे। बेसिक अमीनो एसिड में क्या होगा, आपका जो NH3 ग्रुप है, जो अब आपको पता है ना कि अमीनो एसिड में क्या है, ये भी प्रेजेंट होता है, ये भी प्रेजेंट होता है, ये एसिडिक इन नेचर होता है और ये बेसिक इन नेचर होता है। तो बेसिसिटी ज्यादा होगी तो वो बेसिक अमीनो एसिड होगा, एसिडिटी ज्यादा होगी तो वो एसिडिक अमीनो एसिड होगा। ये एसिडिक अमीनो एसिड है, ठीक है। अब जैसे हम एक स्ट्रक्चर, लाइसिन के स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे, CH2 बहुत सारे CH2 हैं इसमें, यहाँ पर NH3 पॉजिटिव आ गया आपका, ठीक है, CH2 CH COO नेगेटिव, लाइसिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पर दो जगहों पे NH3, मतलब अब यहाँ पर एसिटिक एसिड एक ही जगह पे है और जो अमीनो है वो दो जगहों पे है। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेसिक अमीनो एसिड, क्योंकि इसमें क्या है, जो बेसिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्षारीय, जैसे हिंदी में बोलते हैं, देखिए क्या लिख दिया, क्षारीय, ठीक है, ये क्या है, ज्यादा है। इसमें क्या है, ये क्या है, एसिडिक, अम्लीय, ठीक है, ये अम्लीय तत्व इसमें ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस हिसाब से भी ये भी स्ट्रक्चरल है आपका, इस हिसाब से भी हमने इसको क्लासिफाई कर दिया। बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर को हम कितने तरह से जो है अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर है अगला है छठा, एरोमेटिक अमीनो एसिड। जैसे इसका तो एग्जांपल मैं लिख चुका हूँ, टायरोसिन का जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जिसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट, कोई बेंजीन वगैरह, ठीक है, मतलब कुछ साइक्लिक रिंग अगर इसमें प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा। तो ये है आपके 6 टाइप के बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द पोलैरिटी, ठीक है, पोलर और नॉन पोलर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें भी इसके भी टाइप्स है। जैसे पहला है आपका नॉन पोलर अमीनो एसिड, ठीक है, नॉन पोलर अमीनो एसिड। देखिए इसमें ना बायोकेमिस्ट्री में इस वाले टॉपिक में कुछ ऐसा समझने का नहीं है, सब याद करने का ही है, ठीक है। आपका जो सिलेबस इन्होंने जैसे डिजाइन किया हुआ है, इसमें याद करने का ज्यादा है, समझने का कम है। खैर, अच्छा, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स क्या होते हैं आपके, इसको हम हाइड्रोफोबिक, अब देखिए वाटर हेटिंग, दो चीजें होती है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। अब फोबिक मतलब फोबिया मतलब डर, हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है। तो अगर वाटर हेटिंग होगा, वाटर से ये हेट करेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। और हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, ठीक है। तो जितने भी वाटर हेटिंग होते हैं वो सारे नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। तो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स होंगे वो क्या होंगे, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होंगे, ठीक है, जिसमें कोई भी जो है चार्ज नहीं होगा। इनमें क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, अमीनो एसिड में कोई भी चार्ज नहीं होता है। अमीनो एसिड में जो R ग्रुप होता है, ठीक है, ये जो R ग्रुप है आपका, जैसे ये फॉर एग्जांपल कोई अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें ये जो R ग्रुप होगा इसमें कोई भी चार्ज आपका प्रेजेंट नहीं होगा। उसके बाद दूसरा होता है पोलर अमीनो एसिड। पोलर अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, उसमें भी कोई भी जो है R पे चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है और वो क्या होते हैं, पोलर होते हैं, वाटर लविंग होते हैं, ठीक है। फिर तीसरा होता है पोलर अमीनो एसिड विद पॉजिटिव R ग्रुप, जिसमें इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और पोलर अमीनो ग्रुप विद नेगेटिव R ग्रुप, जिसमें R पे जो है नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द पोलैरिटी की हम बात करें तो जो है 4 टाइप से हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है नॉन पोलर अमीनो एसिड, दूसरा है आपका पोलर अमीनो एसिड, तीसरा है आपका नॉन पोलर अमीनो एसिड विद पोलर अमीनो एसिड विद पॉजिटिव R ग्रुप, और पोलर अमीनो एसिड विद पॉजिटिव नेगेटिव R ग्रुप, ठीक है। ये हो गए आपके 4 टाइप के। उसके बाद अगला है न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन, ठीक है, किस
हिसाब से जो है, अगर न्यूट्रिशन मतलब अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, ठीक है, उसके हिसाब से इन्हें हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, न्यूट्रिशनल, ठीक है। इसको इसमें हमने एक टॉपिक, आपने एक टॉपिक कवर किया होगा, ये अपना इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन अमीनो एसिड, इसमें देखिए 3 होते हैं, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल। पहले तो इन दोनों को समझिए, इसेंशियल क्या होता है, नॉन इसेंशियल क्या होता है, ठीक है। जैसे तीसरा है कंडीशनल, इसको हम बाद में बात करेंगे इसकी, ठीक है। पहले हम इन दो को समझिए, ठीक है। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल मतलब होता है आवश्यक, आवश्यक मतलब जो जरूरी है। अब जरूरी कंपाउंड वही होंगे जो हमारी बॉडी में नहीं बनेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे अमाइनो एसिड, ध्यान से समझना, ये भी कंसेप्ट है आपका, ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में नहीं बनेंगे तो हमको बाहर से उनको लेना पड़ेगा, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, इसेंशियल अमीनो एसिड्स हो जाएंगे। अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड वो नहीं होते जो हमारी बॉडी में बनते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी में बनते ही नहीं है, इसलिए हमें उन्हें बाहर से लेना पड़ता है। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें बाहर से। ले रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, नहीं भी ले रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, वो होते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तीसरे होते हैं कंडीशनल इसेंशियल अमीनो एसिड। कुछ अमीनो एसिड्स क्या होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, ठीक है, सॉरी, कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कंडीशन अगर ऐसी आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे किसी का क्या हो गया, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई सर्जरी हो गई, कुछ भी हो गया, तो हमारी बॉडी में वो अमीनो एसिड नहीं बन रहे हैं, तब हमें इन्हें बाहर से लेना पड़ेगा। तो वो उस कंडीशन में जो है कंडीशनल इसेंशियल अमीनो एसिड हो जाएंगे। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, नोट्स में मैंने पूरा लिखा हुआ है, सब एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ लिखे हैं, ठीक है। अगेन मैं रिवाइज कर रहा हूँ। इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, इसलिए उनको बाहर से लेने की ज़रूरत है, ठीक है। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं, इसलिए उनको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो नॉन इसेंशियल है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और कंडीशनल इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं कि कभी कोई ऐसी कंडीशन आ गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई सर्जरी हो गई, कैंसर हो गया किसी को, तो उसको इम्यूनो सप्रेसेंट दिया, उसकी वजह से जो है उसकी बॉडी में कुछ डिसबैलेंस हो गया है, ठीक है, इसलिए जो हम बाहर से उसे जो बॉडी में उसके नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स थे, ठीक है, जो बॉडी में बन रहे हैं वो क्या है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स है, वो क्या है, नहीं बन रहे हैं, बन ही नहीं रहे हैं, तो बाहर से उसे लेने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो कंडीशनल इसेंशियल अमीनो एसिड कहलाएंगे। तो न्यूट्रिशनल में इतना ही है, कोई भी इसमें इतना बड़ा वो नहीं। बहुत लोग जो इस चीज़ को बड़ा चढ़ा के वो करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ है। इंपॉर्टेंट है मैं मानता हूँ, लेकिन टफ है ये मैं नहीं मानता, ठीक है। अब चौथा है बेस्ड ऑन देयर मेटाबॉलिक फेट, ठीक है। मेटाबॉलिक फेट, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है, इसमें देखो दो तरीके से इसमें इन्होंने बता रखा है, एक तो है ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड और दूसरा है कीटोजेनिक अमीनो एसिड। ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड इसमें इसके 2 टाइप है, ग्लाइकोजेनिक और कीटोजेनिक, सब टाइप हैं इसके, ठीक है, ग्लाइकोजेनिक और कीटोजेनिक, ठीक है। ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, सर्व एज अ प्रिकर्सर फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइकोजेनिक मतलब जो एज ए प्रिकर्सर यूज होते हैं, जो अमीनो एसिड किसके बनने में, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के बनने में जो एज ए प्रिकर्सर यूज होते हैं, ऐसे अमीनो एसिड्स को जो हम ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड कहते हैं। कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, जो फैट बनाने के लिए यूज होते हैं, जैसे इसका एग्जांपल है एलानिन, कोई एग्जांपल हो गया इसका, और इसका एग्जांपल है कीटोजेनिक का नॉन लाइसिन, ठीक है। ये क्या होते हैं, फैट बनाते हैं, जो उसमें
एज एन प्रिकर्सर यूज होते हैं फैट, कीटो, ठीक है, फैट। ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन और ग्लूकोज, ठीक है, ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हैं। तीसरा होता है जो इन दोनों को बनाते हैं, बोथ, ठीक है, जो कीटोजेनिक भी होते हैं ग्लाइकोजेनिक भी होते हैं, ठीक है, इन दोनों को जो बनाने में एज एन प्रिकर्सर यूज होते हैं उन्हें हम जो है आपका क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनिक कीटोजेनिक अमाइनो एसिड बोलते हैं। जैसे एक यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो है ट्रिप्टोफेन, ठीक है, ट्रिप्टोफेन क्या है आपका, ग्लाइकोजेनिक भी है कीटोजेनिक भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज की, किसके प्रॉपर्टीज की, किसके प्रॉपर्टीज की, अमाइनो एसिड की। ये क्लासिफिकेशन यहाँ पर खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम इसके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अभी हम सिर्फ इसको टच कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ टच कर रहे हैं। देखिए अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, तो पहला है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, पहला है फिजिकल, नोट्स में मैंने सब दे रखा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो पहले इसकी सॉल्युबिलिटी और दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है आपका, सॉल्युबल होता है वाटर में और इनसॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है, ये होगी इसकी सॉल्युबिलिटी। और मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इनमें, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये हाइयर टेम्परेचर इनका रहता है, मतलब क्या होता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में मेल्ट होते हैं, ठीक है। और तीसरा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, कि ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव होता है ग्लाइसिन को छोड़ के, क्योंकि ग्लाइसिन में दोनों तरफ सेम ग्रुप होते हैं, बाकी जितने भी कंपाउंड है उसमें चारों जो है अलग अलग ग्रुप होते हैं, ठीक है। ये एज एन एम्फोलाइटिक ग्रुप भी काम करता है, क्यों, क्योंकि इसमें पॉजिटिव एसिडिक नेचर का कंपाउंड भी होता है और बेसिक नेचर का कंपाउंड भी होता है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे, ठीक है, यहाँ पर NH3 है और यहाँ पर COO है, ठीक है, तो यहाँ पर एसिडिक नेचर भी है बेसिक नेचर भी है, तो ऐसे कोई भी कंपाउंड होते हैं उनको एम्फोलाइटिक कंपाउंड कहा जाता है, एम्फोलाइट्स बोला जाता है, ठीक है। ये एज अ ज्वेटराइन भी यूज होते हैं। ज्वेटराइन क्या होते हैं, जो प्रोटोन को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं, प्रोटोन एक्सेप्टर भी होते हैं, प्रोटोन डोनेटर भी होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हम ज्वेटराइन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आप इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो अगर हम इसको रिएक्शन ड्यू टू COOH, ठीक है, ये क्या करता है, इस जो ये कंपाउंड होते हैं ये COOH ग्रुप है उसके साथ रिएक्ट करके जो है क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बना देते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप कोई भी अमाइनो एसिड है, जैसे कोई भी आपका मान लो फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है आपका, ठीक है, वो किसी अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो COONA, मतलब इसका जो COOH ग्रुप है उसके साथ ये बॉन्ड बना के COONA बना लेगा, जो क्या होगा, ये एक सॉल्ट हो जाएगा। ये सॉल्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी बेस के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये सॉल्ट बना देते हैं आपका, ठीक है। मिशेल वगैरह में भी आपने देखा होगा, जैसे जो झाग वगैरह बनता है सोप में, साबुन में, वो भी इसके वजह से, वो भी इसकी एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। दूसरा हम डिकार्बोक्सिलेशन भी इसमें हो जाता है। डिकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, जब हम ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, डिकार्बोक्सिलेशन, जैसे CH2 है ना, NH3 पॉजिटिव COO नेगेटिव, ये मान लो कोई कंपाउंड है आपका, एमाइनो एसिड है सिंपल। तो जब इसमें डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, NH3 प्लस COO नेगेटिव बोला, CO2 कर दो सीधे, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, ये इसके साथ अटैच है, ये प्लस हो गया, मतलब ये अलग है, ये अलग है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, इसका कार्बोक्सिलेशन हो गया है, ठीक है। फिर अगला है रिएक्शन विद अमोनिया। अगर हम अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो वो अपने अमाइड फॉर्म में चेंज हो जाता है। अमोनिया के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो उसके अमाइड में चेंज हो जाएगा, मतलब जैसे एस्पार्टिक एसिड जो है आपका, मान लो फॉर एग्जाम्पल एस्पार्टिक एसिड जैसे है आपका, ठीक है, हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो एस्पार्टिक
एसिड की रिएक्शन जब हम अमोनिया के साथ करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एस्पैराजिन। ठीक है, ठीक है, ये एस्पैराजिन में आपका चेंज हो जाएगा। एस्पैराजिन क्या है, उसका एमाइड है। किसका एमाइड है, एस्पार्टिक एसिड का एमाइड है। ठीक है, ये है आपके इसकी प्रॉपर्टीज। उसके बाद आप देखोगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। मैंने बताया था आपको ये क्या होता है, 4 तरह से होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और क्वाटरनरी 4 तरह से होते हैं। ठीक है, प्राइमरी में अगर आप देखोगे नेट वगैरह पे या बुक पे तो ऐसे दे रखा है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया आपका। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गया। अब ये क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, क्या, ये सब हम पढ़ेंगे। जैसे टर्शरी स्ट्रक्चर इस टाइप से हो गया, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे ऐसे करके बहुत सारे प्रोटीन का आप नेट पे स्ट्रक्चर देखोगे, काफ़ी आपको एकदम से क्लमजी सा स्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे हॉच पॉच सा स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, तो वो आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो गया। और उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। हमने अभी पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन क्या है आपका, बेसिकली मैं उसको टच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें क्या है आपका एक टेबल है। ठीक है, उस टेबल को आपको बस याद करना है, उसमें कुछ भी नहीं है। 3 तरह से उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। फंक्शनल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर ऑफ द स्पेसिफिक कंपाउंड। ठीक है, और तीसरा है न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इन तीनों तरह से हम उसे जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। किसको क्लासीफाई कर सकते हैं, प्रोटीन्स को। ठीक है, इतना सा सिंपल सा ये इसमें क्लासिफिकेशन है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा यहाँ पर टच नहीं कर रहा हूँ। तो ये था आपका आज का टॉपिक। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर जो है क्लियर हुआ होगा। बेसिकली हमने आज के लेक्चर में हमने क्या करा था, हमने प्रोटीन और अमाइनो एसिड को टच किया हुआ है। हमने उसको डिटेल में नहीं पढ़ा है। डिटेल में ना पढ़ने का रीज़न सिर्फ इतना है कि हमने आगे से सॉरी, ये बार बार जो मैं हरकत कर रहा हूँ उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा बार बार, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। ठीक है, खैर, तो उसमें क्या है आपका, बाद में उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी हम पहली यूनिट है इसलिए हम ज़्यादा आपको बर्डन भी नहीं देना चाहते, और इतना हमारा सफिशिएंट है। बाकी आपको और अच्छे से पढ़ना है, बुक है, सत्यनारायण की बुक है, आप उससे पढ़ सकते हो। और आपको जो है मेरी नोट्स में भी सफिशिएंट मिल जाएगा, आपको कंसेप्ट बेस्ड आपको पूरा उसमें क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।